हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है रिडम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स। तो आइए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं रिडम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स के फर्स्ट पार्ट को। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मीनिंग ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स। तो रिडम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स का मतलब क्या होता है? Redemption of preference share means return of share money to the preference shareholders। यानी कि जो प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनको उनका पैसा वापस लौटाना ही रिडम्पशन ऑफ प्रीफरेंशियल शेयर्स कहलाता है। जब कोई भी कंपनी प्रीफरेंस शेयर्स को इशू करती है तो उसके लिए कुछ एक कंडीशन होती है। वो कंडीशन कौन कौन सी होती हैं? ए कंपनी कैन नॉट इशू इररिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर्स, यानी कि कोई भी कंपनी ऐसे प्रीफरेंस शेयर्स को इशू नहीं कर सकती जो कि इररिडीमेबल हो, और शेयर विच आर रिडीमेबल आफ्टर 20 ईयर्स, या फिर ऐसे प्रीफरेंस शेयर्स जो कि 20 ईयर्स के बाद रिडम्पशन हो उनका। क्लियर हो गया? मतलब कोई भी कंपनी है इररिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर्स और ऐसे प्रीफरेंस शेयर्स जो कि 20 साल के बाद रिडम्पशन हो उनको इशू नहीं कर सकती। लेकिन अगर यदि वो कंपनी एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है तो ऐसी कंडीशन में वो ऐसे प्रीफरेंस शेयर इशू कर सकती है जो कि 20 साल के बाद रिडीमेबल हो, लेकिन उनका रिडम्पशन जो है वो 30 साल से पहले हो जाना चाहिए। ऐसी कंडीशन में कंपनी क्या करेगी कि हर साल जितने प्रीफरेंस शेयर उसने इशू किए हैं उसका मिनिमम 10% प्रीफरेंस शेयर्स को जो है वो रिडम्पशन में डालेगी, जो कि 21st ईयर से स्टार्ट होगा। क्लियर होगी बात? मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है वो ऐसे प्रीफरेंस शेयर इशू कर सकती है जो कि 20 साल के बाद रिडम्पशन होगा, लेकिन उसकी जो मैक्सिमम जो लिमिट रहेगी वो 30 ईयर्स रहेगी। लेकिन हर साल 10% जो है वो प्रीफरेंस शेयर्स को रिडम्पशन करेगी, जो कि 21st ईयर से स्टार्टिंग होगी। जो कंपनी एक्ट है 2013 उसकी सेक्शन जो है 55 वो कुछ कंडीशंस जो है मेंशन करती है, जिसके अकॉर्डिंगली जो प्रीफरेंस शेयर्स हैं उनका रिडम्पशन किया जाता है। अब ये कंडीशन कौन कौन सी है, आइए इन कंडीशन को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली जो कंडीशन है फुल्ली पेड। फुल्ली पेड का यहाँ पे क्या मतलब है कि कोई भी कंपनी है वो सिर्फ फुल्ली पेड अप प्रीफरेंस शेयर्स को रिडम्पशन में लेके आ सकती है, यानी कि ओनली फुल्ली पेड अप प्रीफरेंस शेयर कैन बी रिडीम। मतलब जो पार्टली पेड अप प्रीफरेंस शेयर्स हैं उनका रिडम्पशन नहीं किया जा सकता। अगर यदि पार्टली पेड अप प्रीफरेंस शेयर्स हैं तो ऐसी कंडीशन में पहले उनको फुल्ली पेड अप किया जाएगा और उसके बाद जो है उनका रिडम्पशन किया जाएगा। सेकंड कंडीशन है कि जो प्रीफरेंस शेयर्स हैं उनका रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट या न्यू इशू करके जो है उनका रिडम्पशन किया जा सकता है। मतलब जब आप प्रीफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन करेंगे तो उसके लिए शेयर्स कैन बी रिडीम आइदर आउट ऑफ प्रॉफिट, यानी कि जो कंपनी के पास प्रॉफिट्स हैं, विच आर अवेलेबल फॉर डिविडेंड, यानी कि जो डिविडेंड के लिए अवेलेबल होते हैं, तो ऐसे प्रॉफिट्स में से कंपनी जो है रिडम्पशन कर सकती है। और फ्रॉम फ्रेश इशू ऑफ शेयर फॉर दिस पर्पज, या कंपनी जो है शेयर्स को फ्रेश इशू करके भी जो है रिडम्पशन कर सकती है, या फिर कंपनी जो है दोनों ऑप्शंस मतलब प्रॉफिट में से भी और नए शेयर इशू करके भी जो है कंपनी प्रीफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन कर सकती है। नेक्स्ट जो कंडीशन है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ये कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्या होता है? वेयर शेयर्स आर रिडीम्ड आउट ऑफ प्रॉफिट। जब कंपनी जो है प्रीफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन प्रॉफिट्स में से करती है, अवेलेबल फॉर द डिविडेंड, जो डिविडेंड के लिए अवेलेबल होते हैं, इज सम इक्वल टू द नॉमिनल अमाउंट ऑफ शेयर्स रिडीम्ड मस्ट बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। यानी कि जितने रुपए का कंपनी रिडम्पशन करती है प्रॉफिट्स में से उतनी अमाउंट जो है वो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में जो है वो ट्रांसफर करेगी। पर्पज ऑफ मेकिंग दिस रिजर्व टू प्रिवेंट द प्रॉफिट यूज्ड इन अनदर पर्पज। ठीक है, इसका सबसे मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो प्रॉफिट है उसका यूज जो है वो रिडम्पशन के लिए ही हो और किसी रीजन के लिए उसका यूज नहीं हो। लेकिन जो CRR जो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है
कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर इशू ऑफ फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स टू द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। यानी कि जो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है उसका बाद में यूटिलाइजेशन जो कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनको बोनस शेयर देने के लिए इसका यूज हम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कंडीशन आती है, कंपनीज एथोराइज शेयर कैपिटल शैल नॉट बी रिड्यूस्ड ड्यू टू रिडम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स। यानी कि जो प्रीफरेंस शेयर्स का हम रिडम्पशन करेंगे उसके कारण जो है कंपनी की एथोराइज शेयर कैपिटल में जो है वो रिडक्शन नहीं होना चाहिए। इसलिए आफ्टर द रिडम्पशन ऑफ शेयर्स कंपनी शैल हैव पावर टू इशू अप ए नॉमिनल अमाउंट ऑफ द शेयर रिडीम्स। यानी कि कंपनी जो है जितने रुपए का रिडम्पशन करती है उतने रुपए के जो है वो शेयर्स जो है वो कंपनी इशू कर सकती है। नेक्स्ट कंडीशन है, इफ न्यू शेयर आर इशूड फॉर द पर्पज ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स। यानी कि अगर यदि नए शेयर को इशू करके प्रीफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन किया जाता है, इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ इंक्रीज इन द कैपिटल। मतलब इसको हम ये नहीं मानते कि कंपनी ने अपनी कैपिटल को इंक्रीज किया है, राइट। बट इन सच कंडीशन प्रीफरेंस शेयर मस्ट बी रिडीम्ड विद इन ए मंथ ऑफ इशू ऑफ न्यू शेयर। यानी कि ऐसी कंडीशन में कंपनी जो है प्रीफरेंस शेयर का रिडम्पशन जो है जब कंपनी नए शेयर को इशू करती है उसके विद इन 1 मंथ जो है कंपनी प्रीफरेंस शेयर का रिडम्पशन कर देगी। इफ द प्रीफरेंस शेयर आर रिडीम्ड एट प्रीमियम, अगर यदि प्रीफरेंस शेयर्स का प्रीमियम के ऊपर रिडम्पशन किया जाता है, देन प्रीमियम ऑन रिडम्पशन फर्स्ट सेट ऑफ अगेंस्ट द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। यानी कि सबसे पहले उसको सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से सेट ऑफ किया जाएगा, और अगर यदि उसमें उसके बाद भी कोई अमाउंट बैलेंस रह जाती है जो कंपनी के जो प्रॉफिट हैं उन प्रॉफिट्स में से जो है उस अमाउंट को सेट ऑफ किया जाता है। नेक्स्ट कंडीशन है इसमें, रिडम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर इंफॉर्मेशन मस्ट सेंड टू रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज विद इन 30 डेज बाय द कंपनी। यानी कि जो भी रिडम्पशन करेगी कंपनी प्रीफरेंस शेयर्स का उसकी इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रार को 30 डेज में जो है वो पहुंचा देगी। इसके बाद आता है रिडम्पशन, रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर्स कैन नॉट बी रिडीम्ड इशूइंग डिवेंचर। यानी कि जो भी प्रीफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन है उनको हम डिवेंचर इशू करके रिडीम नहीं कर सकते। क्लियर होगी, ये सारी की सारी कंडीशन है जो कि सेक्शन 55 के अंदर मेंशन है प्रीफरेंस शेयर्स के रिडम्पशंस के लिए। इसके बाद कुछ स्टेप्स हैं वो हमें फॉलो करने पड़ते हैं जब हम लोग प्रीफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन की एंट्रीज करते हैं। तो इसमें कौन कौन से स्टेप हैं? सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप देखिए कि जब प्रीफरेंस शेयर्स रिडीम किए जाते हैं आउट ऑफ प्रोसीड ऑफ न्यू इशू ऑफ शेयर्स, जब नए शेयर इशू करके प्रीफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन किया जाता है तो क्या एंट्री प्रिपेयर होती हैं। सबसे पहले देखिए, जब आप नए शेयर का इशू करते हैं, अगर यदि आपने उनको एट पार पे इशू किया है तो एंट्री हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एट पार की क्या एंट्री होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। सेकेंड जो एंट्री आएगी, शेयर कैपिटल में अमाउंट को हम ट्रांसफर कर देंगे शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट, अगर यदि हमने शेयर्स को एट पार पे इशू किया है। सेकेंड कंडीशन में अगर यदि शेयर को प्रीमियम के ऊपर इशू किया है तो एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, एंड उसके बाद हम मनी को ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल में एंड सिक्योरिटी प्रीमियम में, तो एंट्री बन जाएगी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो ये फर्स्ट स्टेप है, शेयर इशू करने से रिलेटेड है। सेकेंड स्टेप में क्या है कि व्हेन प्रीफरेंस शेयर आर रिडीम्ड एट प्रीमियम, जब प्रीफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन जो है प्रीमियम के ऊपर किया जाता है, प्रीमियम फर्स्ट सेट ऑफ अगेंस्ट द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट एंड बैलेंस इफ एनी सेट ऑफ आउट ऑफ सरप्लस ऑफ द कंपनी ऑफ एनी रिजर्व। ठीक है, रिजर्व में से जो है या सरप्लस है कंपनी के पास उसमें से हम सेट ऑफ करते हैं। तो क्या एंट्री बनेगी प्रीमियम को सेट ऑफ करने की? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट और सरप्लस अकाउंट और रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। ठीक है, तो ये जो है रिडम्पशन के ऊपर अगर भी हमने प्रीमियम का पेमेंट करना है तो उसका हमने सेट ऑफ इस तरीके से करना है। थर्ड स्टेप जो आ जाएगा वो हमारा, इसमें क्या करना है हमें, जो कंपेयर द अमाउंट ऑफ रिडीम्ड प्रीफरेंस शेयर्स, यानी कि जो प्रीफरेंस शेयर्स को हमने रिडीम करना है एक्सक्लूडिंग प्रीमियम विद अमाउंट रिसीव्ड ऑन
फ्रेश इशू एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि इसमें हम क्या करेंगे, जो भी प्रीमियम शेयर्स का प्रीफरेंस शेयर्स का हमने रिडम्पशन करना है उसमें से हम प्रीमियम को लेस कर देंगे। उस अमाउंट का हम कंपैरिजन जो हमने फ्रेश इशू किया है, जो उससे हमें पैसे मिले हैं, उसका हम कंपैरिजन करेंगे। उसमें भी हमने प्रीमियम नहीं लेना। उन दोनों का कंपैरिजन करने के बाद हम देखते हैं इफ द अमाउंट पेड ऑन रिडीम्ड प्रीफरेंस शेयर इज मोर देन अमाउंट रिसीव्ड, जो हमने प्रीफरेंशियल शेयर्स को पेमेंट करनी है वो अमाउंट अगर यदि जो हमें अमाउंट मिली है शेयर्स के ऊपर उससे ज़्यादा है, देन कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व शैल बी मेड विद द डिफरेंस अमाउंट। इसका क्या मतलब हुआ, मान लीजिए हमने 10 लाख रुपीज़ के प्रीफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन करना है और हमने फ्रेश इशू किया है 6 लाख का, तो जो डिफरेंस बच गया 4 लाख रुपीज़ का, उतनी अमाउंट का जो है हम कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व जो है वो अकाउंट बनाएंगे। तो एंट्री बनेगी आपकी सरप्लस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व और एनी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। ठीक है, यानी कि ये बनेगी डिफरेंस से। अगर यदि मान लो कोई भी आप फ्रेश इशू नहीं करते हैं तो ये अमाउंट जो है 10 लाख रुपीज़ से ही एंट्री बन जाएगी। ठीक है, अगर यदि आप फ्रेश इशू लेके आते हैं तो उन दोनों का जो डिफरेंस होएगा उससे जो है ये कैपिटल रिडम्पशन अकाउंट में ये अमाउंट चली जाएगी। लेकिन इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है कि इन दोनों में हम प्रीमियम का कंपैरिजन नहीं करेंगे, यानी कि जब प्रीफरेंस शेयर्स का प्रीमियम है वो भी नहीं लेंगे और फ्रेश इशू के ऊपर जो प्रीमियम मिला है उसको भी हम इसमें नहीं लेंगे उस अमाउंट के अंदर। क्लियर होगी। फोर्थ जो एंट्री बनती है वो अमाउंट ड्यू की एंट्री बनती है। तो एंट्री बन जाएगी रिडीमेबल प्रीफरेंशियल शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। ठीक है, जितना उनको अमाउंट पेमेंट करना है। और लास्ट स्टेप में हम उनको जो है प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट कर देंगे। तो एंट्री बन जाएगी रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये जो है स्टेप्स हैं, ये हमने जो भी 5 स्टेप डिस्कस किए हैं उसके अकॉर्डिंगली हमने जो है रिडम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स की एंट्री प्रिपेयर करनी है। तो चलिए एक इलस्ट्रेशन से हम इसको डिस्कस करते हैं और क्लियर करते हैं सारे पॉइंट्स को। एक बारी हम लोग देख लेते हैं पहले प्रॉफिट्स जो है अवेलेबल और नॉट अवेलेबल फॉर डिविडेंड, यानी कि जो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में जो पैसा ट्रांसफर होता है वो कौन कौन सा पैसा जो है वो ट्रांसफर होता है। तो चलिए एक बार देखते हैं। फॉलोइंग प्रॉफिट्स आर अवेलेबल फॉर डिविडेंड और ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तो ये कौन कौन से प्रॉफिट हैं, सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, इंश्योरेंस फंड, वर्कमैन्स कंपनसेशन फंड, वर्कमैन्स एक्सीडेंट फंड एंड वॉलंटरी डिवेंचर रिडम्पशन फंड। तो इनमें से प्रॉफिट को जो है वो हम कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। और ऐसे कौन से प्रॉफिट है जो डिविडेंड के लिए अवेलेबल नहीं होते, मीन्स कि इनमें से अमाउंट जो है हम कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो ये कौन कौन से हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉरफीचर अकाउंट, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व। यानी कि इनका यूटिलाइजेशन हम कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बनाने में नहीं कर सकते। तो एक इलस्ट्रेशन डिस्कस करते हैं। हमने जनरल एंट्री प्रिपेयर करनी है रिडम्पशन की। ABC लिमिटेड रिडीम 1 लाख रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट पार की रिडम्पशन है। फॉर दिस पर्पज 8 लाख इक्विटी शेयर्स आर इशूड। फेस वैल्यू जो है शेयर की ₹10 है और 10% प्रीमियम के ऊपर ये शेयर इशू किए हैं कंपनी ने। एंड द बैलेंस इज यूटिलाइजेज द सरप्लस विच हैड ए इनफ बैलेंस, यानी कि जो भी अमाउंट का डिफरेंस बचेगा वो हमने सरप्लस में से यूटिलाइज करना है। तो सबसे पहली एंट्री जो फर्स्ट स्टेप हमने डिस्कस किया था शेयर इशू का था, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो 8 लाख शेयर हमने इशू किए हैं, ₹10 था, 10% प्रीमियम पे, तो ये एंट्री 88 लाख रुपीज से बन जाएगी। राइट, क्लियर हो गया आपको एंट्री। सेकेंड एंट्री हमने इक्विटी शेयर्स के अमाउंट को कैपिटल में ट्रांसफर करना है और सिक्योरिटी प्रीमियम में। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 80 लाख रुपीज एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम 8 लाख रुपीज। अब नेक्स्ट एंट्री जो बनती है वो सरप्लस वाली एंट्री बनेगी। देखिए आपने 1 लाख शेयर्स को रिडीम करना है ₹100 वाले को, तो टोटल अमाउंट आपने 1 CR पेमेंट करनी है।
और जो कैपिटल इशू से आपको कितनी अमाउंट मिली, सिर्फ हमने कैपिटल की अमाउंट लेनी है, प्रीमियम की नहीं लेनी है। तो यहाँ पर आपको 80 लाख रुपीस की अमाउंट मिली है। तो जो डिफरेंस जो बचागा 20 लाख रुपीस, वो आप सरप्लस में से इशू सरप्लस में से आप पैसा लेंगे और उसको कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो ये 20 लाख रुपीज से एंट्री बन जाएगी, सरप्लस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। क्लियर होगी बात ये। उसके बाद नेक्स्ट ड्यू की एंट्री बन जाएगी, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर। और लास्ट एंट्री जो बन जाएगी पेमेंट की, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1 CR से ये दोनों एंट्रियां बन जाएगी। तो ये सारा था हमारा बेसिक्स था कुछ, और किस तरीके से हमने एंट्रीज प्रिपेयर करनी है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के रिगार्डिंग। अगर यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट डाल सकते हो। और आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।